अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तनवीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों ने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में आप लगाते हैं या ट्रेंड लाइन में लगाते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं। आज की इस वीडियो में हम उसकी 4 टाइप्स पढ़ेंगे जो कि वेल नोन है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और उनका सही तरीकाकार सीखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रेट लाइन स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ट्रेंड लाइन स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम राउंड नंबर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फिर हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज के साथ स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और साथ में फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो इस वक्त इफेक्टिव है कि इस पर ट्रेड लेनी चाहिए, कौन सी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक है, कौन सी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे। हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस का क्रैश कोर्स है। अगर आप ये वीडियो सेंटर में से देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन है, वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पर क्लिक करके आप ये पूरा कोर्स तरतीब से देखना शुरू करें ताकि आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सिंपल डेफिनेशन पहले समझते हैं, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल की तरफ हम चलेंगे। स्पॉट लेवल्स वेयर एरियाज वेयर बाइंग प्रेशर इंक्रीजेस prevent further price decline. These act as price floors where sellers are less willing to sell. ये एक जनरल एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी गूगल के ऊपर, जिसके ये वाली एग्जांपल लिखी होगी, लेकिन जो नीचे वाली एग्जांपल है ना, ये वाली, ये मच बेटर देन अबव है। स्पॉट इज अ लेवल और एरिया ऑन द चार्ट अंडर द मार्केट वेयर बाइंग इंटरेस्ट इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू ओवरकम सेलिंग प्रेशर। ऊपर वाला जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा फ्लोर लेवल है, यानी कि नीचे वाला लेवल है कि जहां पर सेलर्स कमजोर पड़ जाते हैं या वो सेल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से मार्केट जो ऊपर चली जाती है। लेकिन नीचे वाली जो डेफिनेशन है, दोनों ठीक है अपनी जगह, दोनों ठीक है, लेकिन नीचे वाली डेफिनेशन मच बेटर है कि स्पोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल होता है कि जहां पर बाइंग का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सेलिंग को अब्सॉर्ब कर लेता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल्स एरियाज वेयर सेलिंग प्रेशर इंक्रीजेस preventing further price rises. These act as price ceilings where buyers become more hesitant. ये भी दो तरह की डेफिनेशन है, यहाँ पर दोनों ठीक हैं, लेकिन इसमें भी नीचे वाली जो डेफिनेशन है वो ज्यादा बेहतर है। ऊपर वाली डेफिनेशन के अंदर वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है कि जहां पर बायर जो हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, उनका प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। लेकिन नीचे वाली डेफिनेशन के अंदर बहुत अच्छी बात है, रेजिस्टेंस लेवल इज अ लेवल और एरिया। लेवल और एरिया दो चीजें हैं स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के अंदर। एक होता है लेवल, वो आपने एक लाइन से लगाना होता है, एक होता है एरिया। दोनों तरीकों से आप स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये दोनों चीजें जो है मैं आपको लगाना भी सिखाऊंगा। Resistance is a level or area on the chart under the market where selling interest is sufficiently strong to overcome buying pressure. नीचे वाली डेफिनेशन के अंदर बोला जा रहा है कि वहां पर सेलर्स का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो बाइंग की जो भी सप्लाई, बाइंग की जो भी प्रेशर होता है ना, उसको भी कम कर देता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, और नीचे जो है वो जानी शुरू हो जाती है मार्केट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आम मिसाल दे देता हूँ कि जैसे मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ, सेंटर में हूँ इस वक्त, नीचे वाली साइड पे फर्श है, ऊपर वाली साइड पे छत है, तो फर्श जो होगा वो मेरा एज अ स्पॉट कहलाएगा क्योंकि मैं सेंटर में हूँ, और ऊपर जो है वो छत है, तो उसको बोलेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है। आप लोगों ने एक या दो तरह की स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ी होंगी, अमूमी तौर पर 4 से भी ज्यादा तरह की स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं, लेकिन जो ज्यादा यूज होती हैं और ज्यादा जो है वो इफेक्टिव हैं, वो 4 तरह की हैं। स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड लाइन, राउंड नंबर्स, मूविंग एवरेज। ये 4 तरह की स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मार्केट में यूज की जाती है और ज्यादा इफेक्टिव यही होती है। स्ट्रेट लाइन को पहले समझते हैं। अब मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने एक जगह पर ब्रेक लगाई और दोबारा से अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। अब ये वाला जो लेवल है वो इसका फर्श बन गया है, और ये वाला जो लेवल है ऊपर वाला, जहां से ये नीचे आना शुरू हुई है, ये इसका सीलिंग कह लें या ये छत कह लें, ठीक है। अब सेंटर में है इस वक्त मार्केट। अब दोबारा से मार्केट जो है वो नीचे आती है और यहाँ से वापस आना शुरू हो जाती है। हम क्या बोलेंगे कि ये जो लेवल है जहां से मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन ली है सेम लेवल के करीब करीब से, इसको हम बोलेंगे कि ये स्पॉट लेवल है। स्पॉट के अंदर 2 बार कम से कम रिजेक्शन होनी चाहिए। समझ आ गई इस चीज की। इसी तरह 2 बार अगर रिजेक्शन मार्केट नीचे है और ऊपर वाली साइड से होगी है, जिस तरह ये अपवर्ड से, इसको हम बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। कम से कम 2 बार स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो रिजेक्शन होनी चाहिए। अब जब थर्ड टाइम मार्केट इस लेवल के करीब आएगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। हमें क्या हमने सीखा होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसी चीज को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि पहले भी यहाँ से रिजेक्शन हुई है, फिर रिजेक्शन हुई है, स्पॉट कंफर्म हो गई है, तो थर्ड टाइम जब मार्केट आएगी तो हाई चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट दोबारा से फिर ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन वो सिर्फ इंडिकेशन लेने के लिए, कंफर्मेशन नहीं है, ट्रेड लेने की कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। कंफर्म स्पॉट है, कंफर्म एंट्री
नहीं है, इस चीज को आपने याद रखना है। हमारी जो चेकलिस्ट होंगी ना वो अलग अलग चेकलिस्ट होती हैं। एक हमारी साइकोलॉजी की चेकलिस्ट होनी है, एक हमारा ट्रेडिंग प्लान होता है, और एक एंट्री की चेकलिस्ट होती है, ठीक है ना। एंट्री की चेकलिस्ट वो आपको जब पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये पॉइंट्स के बाद हमने एंट्री लेनी है, ये जो चीजें होती हैं इसके लिए हमने अपना पीओआई सेट करना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो होगी स्ट्रेट लाइन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। समझ आ गई आपको, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सीन है, समझ आ गई है। राउंड नंबर्स, राउंड नंबर्स जो होते हैं वो भी एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे 300 का एरिया, 350 का एरिया, 400, इनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द लोगों ने ना ऑर्डर लगाए हो। जैसे आप भी अगर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाओगे ना, आपने बाइंग की हुई है 75 रुपए पे, तो आप कहोगे कि 100 रुपए के ऊपर, 150 के ऊपर, 200 के ऊपर, 300 के ऊपर। आपके दिमाग में भी राउंड फिगर्स ही आएंगे जब भी आपने प्रॉफिट बुक करना होगा। आप कभी भी नहीं कहोगे कि मैंने 126 123 पे ऊपर बाय करना है, 123.5 पे बुक करना है प्रॉफिट, नहीं। राउंड फिगर्स माइंड में ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं लेवल। मैं आपको जो है वो चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। मैंने एक दो ड्रा भी की हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पे मैंने 65,500, आपको नजर आ रही है ये चीज, बड़ा अब नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम सेम लेवल से मार्केट गिरी है। पहली बार यहाँ से, दूसरी बार थोड़ा सा गैप दे के यहाँ से, इसको हम इग्नोर करते हैं। तीसरी बार यहाँ से, फिर थोड़ा सा गैप दे के यहाँ से भी गिरी है, फिर मार्केट यहाँ से भी गिरी है। क्या लेवल है ये वाला? 65,500। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोगों के टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुए होंगे जिनका गैप आ गया, और जिन लोगों ने यहाँ पर सेल लगाया होगा, ये जो विक्स लगी हैं, इन्होंने उनके स्टॉप लॉस भी हिट किए होंगे। तो इसलिए ये साइकोलॉजिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं जो कि राउंड फिगर्स के अंदर होते हैं। मार्केट उनको रिस्पेक्ट भी देती है, और मार्केट अपर विक्स या गैप दे जाती है, जिसकी वजह से या तो आपका टेक प्रॉफिट नहीं हिट होता, मार्केट वापस आ जाती है, या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है क्योंकि आपने राउंड फिगर के ऊपर रखा होता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेट्स सपोज मार्केट इस वक्त जो है वो 315 पे है। हमने यहाँ पर, ये हमारा एक समझ लें कि एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पर हमने एंट्री लेनी है, और नीचे है एक साइकोलॉजिकली लेवल है 300 का। हमने जो स्ट्रेटेजी बिल्ड की है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 300 का लेवल जो है हमें बता रहा है कि स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जिसमें हमारी रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छी बन जाएगी, टेक प्रॉफिट वट एवर जो भी है फिलहाल के लिए। हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को 300 की बजाय 299 पे रख देंगे, या 298 पे रखेंगे, ताकि हम जो है वो इससे बच सकें, क्योंकि मार्केट वो 301 से वापस जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाय के ऑर्डर्स भी हो सकते हैं और स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। जिन्होंने बाय की ट्रेड ली होगी डेफिनेटली उन्होंने स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं रखा होगा, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना एसएल रख दो। इसी तरह जब आपने टेक प्रॉफिट सेट करना है तो वो ऐसा नहीं है कि आप 350 पे टेक प्रॉफिट सेट करोगे। आप अपना टेक प्रॉफिट लेवल जो है वो नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा सेट करोगे, जैसे 348 347 तरह, ताकि जो साइकोलॉजिकली लेवल मार्क हुआ है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, राउंड नंबर्स आपने याद रखने हैं, उन पे नहीं लगाने हैं आपने, ताकि आप जो है वो मार्केट मैनिपुलेशन से बच सकें, या उस राउंड फिगर्स की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल की टेक्निक्स होती हैं मार्केट मेकर्स की, उनसे बच सकें आप। ये आपको बहुत सी इन चीज़ों का इफेक्ट आपको इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन अगर आप महीने में या 2 महीने में एक ट्रेड भी सिक्योर कर एक एसएल से बच जाते हैं, और एसएल से बचने से आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है, तो आपने 2 ट्रेड्स में कामयाबी ले ली है। कैसे कि एक ट्रेड में नुकसान से बच गए, जिसकी वजह से आपने दोबारा दूसरी ट्रेड लेनी थी, और दूसरी में आपको प्रॉफिट हो चुका है। डबल प्रॉफिट आप इस चीज़ से बना लेंगे, और इतना काफ़ी होता है। आपके जो क्वार्टरली रिपोर्ट आप बनाएंगे ना कि मैंने कितना प्रॉफिट बनाया कितना लॉस किया, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा रोल होगा। एक तो आपको इसने लॉस से बचा लिया है, और दूसरा आपको प्रॉफिट दे के गई है ये ट्रेड। यहाँ पर एक चीज़ गलत होगी, किसी ने नोट की है वो चीज़, हमने जो अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो सेट की होगी कि हम यहाँ से एंटर होंगे, इतना एसएल होगा, इतना टीपी होगा, वो तो अचीव ही नहीं होगा। हमारा एंट्री पॉइंट वहीं पे रह रहा है, एसएल हमारा मजीद नीचे चला गया, टीपी भी हमारा नीचे आ गया। इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, हमने हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टेक प्रॉफिट एसएल बन रहा था वो 300 का बन रहा था, एंट्री पॉइंट हमारी बन रही है 315 की, और हमने टेक प्रॉफिट लेना था 350 के ऊपर, जो कि हमारा स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग गुड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, कि जिसमें हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कम रिस्क है, अच्छा रिवार्ड है। लेकिन क्योंकि हमने साइकोलॉजिकली लेवल्स भी देखने हैं और उनके अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है, ताकि हम लॉस से बच सकें, उसको कम कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस को, जिससे इसका गैप बढ़ गया है। इसी तरह टेक प्रॉफिट का कुछ, जब टेक प्रॉफिट लेवल का जो गैप ज्यादा था वो भी कम हो गया है। हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो वहीं पे वहीं है, इसमें हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, थोड़ा प्रॉफिट आप लेंगे तो वो आपकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रहेगा। अगली में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो इसका प्रॉफिट थोड़ा है और उसका लॉस ज्यादा है, तो वो आपका 2 ट्रेड में एक का लॉस कवर होगा।
हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है, और अपनी इस एंट्री पॉइंट को भी थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने तो आपकी ये वाली एंट्री यहाँ से उठा के लेके जाएगी, वरना नहीं जाएगी। और ये जो लेवल्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और सप्लाई एंड डिमांड, हम आगे जब पढ़ेंगे, ये एक ऐसे लेवल्स होते हैं, ये एक्ट एज अ मैग्नेट काम करते हैं, मैग्नेट की तरह होते हैं, ये लेवल को खींचते हैं वापस। अगर मार्केट वहां से बहुत ज्यादा बाउंस हुई है एकदम से, तो वो आएगी भी वापस वहां से, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन एवरी टाइम नहीं होता ऐसे। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई जाएंगे, उससे आपको समझ आ जाएगी। हम अपनी उसी एंट्री को यहाँ से रिवाइज करके 313 पर या 312 पे या 312.5 पे इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, जैसे ये एक लेवल है, मार्केट यहाँ से जो है वो एवरी टाइम मूव हो रही है, लेकिन फिर जो है यहाँ से गई है और फिर दोबारा इसी के ऊपर आई है, फिर मूव हुई है, फिर यहाँ से गई है, और इस बार ये सिग्निफिकेंट मूव है इसकी, बहुत स्पीड के साथ ऊपर गई है। और आप वापसी भी इसको देखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, पढ़ाएंगे भी कि जिस तरह का बैकग्राउंड होता है, मार्केट आगे भी आपको सेम पैटर्न देती है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सिमिलर होते हैं। अगर वो बहुत स्पीड से ऊपर गई है तो बहुत स्पीड से उसके नीचे आने के भी चांसेस होते हैं। एडवांस क्लासेस चीज के बाद आगे चलते हैं। राउंड नंबर्स पे आपको लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, वो बस आपने माइंड लिख के रखना है सामने टेबल के ऊपर कि हमने जब भी टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना है तो मेक श्योर करना है कि राउंड फिगर्स की जा रही हो। टेक प्रॉफिट राउंड नंबर से थोड़ा कम कर लेना है, एसएल को राउंड नंबर से थोड़ा सा नीचे ले जाना है, जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी ट्रेडिंग के अंदर। आप साल के 10 स्टॉप लॉस भी अगर इससे बचा लेते हो ना इस तरीके से, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए कि आपने साल के अंदर 10 स्टॉप लॉस इस स्ट्रेटेजी को अपने सिक्योर कर लिए हैं। उसके बाद मूविंग एवरेज आ जाती है। मूविंग एवरेज जो है वो भी एज अ एक्ट करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लाइव चार्ट के ऊपर हम जो है उसको देख लेते हैं। इसके लिए आप जो है वो मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, 20 की कर सकते हो डेली के लिए, वीकली के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जो है वो 20 की सेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझा लूँ। कुछ लोग 21 यूज करते हैं, 21 भी बेहतर है। लेकिन इस चीज में भी एक, इसमें भी कल मैंने समझाया था कि जो मूविंग एवरेज है वो ट्रेंडिंग मार्केट में फायदा देती है, रेंज मार्केट में आपको कंफ्यूज करेगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, उसने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और मूविंग एवरेज से नीचे आ गई हैं कैंडल्स, और मार्केट ने अपना ट्रेंड भी शिफ्ट कर लिया है। ये चीज पढ़नी है कि हमें इस मूविंग एवरेज से पहले पता चल जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका होगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर हम जब रीड करेंगे तब। अब मार्केट ने इसको किया है, अब मार्केट दोबारा से इसको टेस्ट करना शुरू कर देगी। ये अब क्या कर रहा है, एज एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस के तौर पर एवरी टाइम मार्केट। तो यहाँ पर जो है पुल ये 20 की हमने लगाई हुई है। 20 पिछली 20 कैंडल्स जो हैं किसी भी टाइम फ्रेम की, अगर हमने डेली का टाइम फ्रेम चूज किया हुआ है तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर जो 20 डेज की कैंडल्स थी उनकी क्लोजिंग को जमा करके 20 के ऊपर डिवाइड कर अगली जो है ना वो मूविंग एवरेज बनती है, ठीक है। अब आज की क्लोजिंग जब हो जाएगी, आज की क्लोजिंग होने के बाद जो है वो ये मूविंग एवरेज आगे मूव करेगी, ना कि इसकी ओपनिंग पे ये सेट है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि कैंडल के क्लोज होने के बाद जो है वो मूविंग एवरेज मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो लैगिंग है, कि वो बाद में मूव कर रही है। मार्केट पहले मूव कर रही है, वो बाद में मूव कर रही है, ठीक है ना। इसको हम यूज करते होते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेंड को अलाइन करने के लिए, एक कंफर्मेशन लेने के लिए कि हाँ हम राइट ट्रेंड के अंदर है, रॉन्ग ट्रेंड के अंदर तो नहीं जा रहे हम, बस इस चीज के लिए। एंट्री के लिए हम इसको यूज नहीं करते कि हम इससे एंट्री लेंगे, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को इस चीज की, ठीक है। अब वीकली के अंदर भी आप देखोगे तो बहुत प्रीसाइजली जो है वो, जब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो बहुत प्रीसाइजली जो है वो मार्केट जो है वो उसको एक्ट कर रही है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो फिर इसको एज अ सपोर्ट लेके चल रही है। जब तो तब जो है उसने कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर दिया है। मोर टेस्टिंग ऑफ अ लेवल विल मेक द लेवल वीकर। ये चीज ट्रेंड लाइन आगे आनी है, अभी हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कर रहे हैं। जो दो दूसरी वाली है ना लेवल, वो आगे चलकर बहुत डिटेल के अंदर है, उसमें दो तीन चीजें हैं वो अलग अलग तरीकों से समझानी है। मोर टेस्टिंग ऑफ अ लेवल विल मेक द लेवल वीकर। ये चीज आप लोगों ने बहुत ज्यादा समझनी है, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके समझाता हूँ। यहाँ का रेजिस्टेंस है आप लोगों के पास, मार्केट यहाँ पे आती है, रिजेक्ट होती है, आती है, रिजेक्ट होती है, आपकी रेजिस्टेंस कंफर्म होगी। तीसरी बार फिर मार्केट आती है, रिजेक्ट होती है, फोर्थ टाइम आती है, रिजेक्ट हो जाती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आहिस्ता आहिस्ता इसने वीक, अब वीक जब यहाँ से रिजेक्ट हुई थी तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था मार्केट के अंदर,
अगर ये वापस आ गई है और फिर से रिजेक्ट हो रही है तो फिर भी हम बोलेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर है मार्केट के अंदर, तो जिसकी वजह से मार्केट इसको दोबारा पुल बैक दे रही है, नीचे की तरफ दे रही है। फिर दोबारा मार्केट नीचे आ रही है, इसका प्रेशर कम हो रहा है। अगर ये वाले सेलर्स स्ट्रॉन्ग इनफ होते कि उसको कंटिन्यू करवा देते डाउन ट्रेंड, तो मार्केट ने वापस नहीं था आना, नीचे की तरफ ही जाना स्टार्ट कर देना था। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स जो है वो दोबारा से एंटर हो गए हैं मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट को फिर जो है उसी लेवल के ऊपर लेके आ रहे हैं। और फिर थर्ड टाइम के बाद भी मार्केट की मूवमेंट इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि वो पिछले लो को ब्रेक करे। जो पिछला लो है ये हम लो कहेंगे, ठीक है, इसको हम पिछला लो बोलेंगे, ये वाला जो लेवल है। थर्ड टाइम के बाद मार्केट की इतनी भी वो सख्त नहीं है कि वो नीचे आ सके, और फिर मार्केट जो फोर्थ टाइम टच करने चली गई है, और उसके बाद भी इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है कि उसने अपना पीछे वाला भी लो ब्रेक किया हो। उसमें क्या होता है, उसमें पावर नहीं होती कि वो उसको, और इसमें या मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। एक बड़ी कैंडल बनेगी जहां पर सेलर जो है वो रिग्रेट करेंगे और स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गई है आप लोगों को इस चीज की? इस चीज को आपने समझ, ये जो लोज होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे ये लो लगा, फिर ये लो लगा, फिर ये वाला जो हाई लगा है ये पिछले वाले, ये वाला लो जो है पिछले वाले लो से ऊपर है। इस तरह ये वाला लो जो है उसने पीछे वाला लो ब्रेक नहीं किया। ये वाली सारी गेम होती है मार्केट के अंदर, तो बड़ी डिटेल के अंदर लाइव डिस्कस कर रहे होंगे। अभी मैंने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाया ना, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी हमने इसको देखा है यहाँ पे। अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस लेवल को आप मार करके चेक करने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दी है, ये लो बनाया उसने, फिर मार्केट दोबारा आई, उसने इसको जो है वो टेस्ट किया है, ये वाला लो बनाया है, फिर उसके बाद दोबारा से मार्केट ने टेस्ट किया है, फिर ये वाला लो लगाया है, ठीक है। फिर मार्केट ने दोबारा, लेकिन वहां पर प्रेशर था जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से नीचे आई है, ठीक है। के बाद दोबारा से जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया, और नीचे वाली साइड पर जो है इसको एज अ सपोर्ट उसने लेना शुरू कर दिया। इस लेवल को, एक नया लेवल जो है नीचे वाली साइड पर एज अ सपोर्ट उसने क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस को इतनी ज्यादा फोकियत अपना इंपॉर्टेंस नहीं दे, सपोर्ट को जो है वो इंपॉर्टेंस देना उसने शुरू कर दी है। उसके बाद मार्केट जो है वो अब किस तरह से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। सेम सिनेरियो जो है वो स्पॉट की तरह होगा कि मार्केट स्पॉट के ऊपर आकर जो है वो रिजेक्शन दे रही है, लेकिन वो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार, पांचवी बार वो ब्रेक करेगी करेगी उसको, क्योंकि वो वीक हो गया एक पॉइंट। वहां पर बायर्स आ रहे हैं लेकिन उनसे वो प्रेशर बन नहीं पा रहा, या सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है उसके अंदर। सेम मसाला है कि आप हिट करते जाओगे ना एक ही बार तो एक ऐसे सुराख हो जाएगा, टूट जाएगी चल, ठीक है ना, कि आप एक मिसाल अपना कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में जो है वो ले सकते हैं। नीचे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, नीचे भी हिट हो रहा है, लेकिन रिजेक्शंस होने की साइड पर उसको एक नया एक लेवल मिला है कि जहां से वो रिजेक्शंस ले रहा है। इसमें हमने एक ही चीज को नहीं देखना, दूसरी चीज ये थी कि हमने इसको 4 आवर में अगर सपोर्ट लिया है तो हमने डेली के अंदर भी देखना था कि ट्रेंड किस तरफ जाएगा, ठीक है ना। अभी ये कॉन्सेप्ट इतना जितना समझाया, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को अलाइन करके फिर एक सिनेरियो बिल्ड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस क्यों नहीं थे दे रहे सपोर्ट लेवल को, और बाय की तरफ जाने की क्यों कंडीशन ज्यादा लग रही थी, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड था वो बाय की तरफ था, ठीक है। अब बाय ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहना है जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक होती रहनी है। इसलिए बाय ट्रेंड के अंदर जब रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट पहुंचती है तो हम सेल को तरजीह नहीं देते, बल्कि हम वेट करते हैं स्पॉट लेवल का, स्पॉट लेवल पर मार्केट है हम दोबारा से बाय लें, क्योंकि हमने ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड इज फ्रेंड, ये सिर्फ आपकी लोकल मार्केट के अंदर काम नहीं आता, ट्रेडिंग के अंदर भी यही है कि ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं ना कि अब इस चीज़ का फैशन नहीं रहा, ये ट्रेंड नहीं है, उसी तरह यहाँ पर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड के साथ चलना है, बेरिश है तो बेरिश के साथ चलना है। आप देखोगे मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाए हैं, लेकिन एवरी टाइम उसने अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो उसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, फिर उसका ट्रेंड कंटिन्यू रहना है। अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी, सपोर्ट को ब्रेक करेगी, तो उसका ट्रेंड बेरिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक लॉ आता है, लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉजिक ऑफ रिवर्सल इन रोल्स। यहाँ पर जो रिवर्सल है ना वो क्यों बनते हैं, इसका भी पीछे पूरा लॉजिक समझना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर हम लॉजिक्स को ट्रेड करते हैं ना, तो हर चीज का लॉजिक होता है। यहाँ पे एक एक पॉइंट का लॉजिक होता है, उस चीज को आपने समझना है। यहाँ पर रिवर्सल, लॉजिक ऑफ रिवर्सल इन रोल्स, यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल बनाई है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर एक बार, दो बार टेस्ट किया है इसने, और हम जो है वो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जो है वो सपोज कह रहे हैं कि हमने सेल की एंट्री लेनी है यहाँ पर, ठीक है।
अब क्या होगा, मार्केट जैसे ही उसको कह देती है कि ये फेक सपोर्ट थी, या वो सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाती है, मार्केट ऊपर निकल जाती है एक बहुत बड़ी मूवमेंट के साथ। छोटी मोटी कैंडल, इतनी कैंडल बनी है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि जी, या डोजी कैंडल बनी है स्पॉट, ये नहीं कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। उसके लिए हमें एवरेज बार जो पिछली 10-12 चल रही हैं उनसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए वो, यानी कि पीछे अगर छोटी छोटी कैंडल्स बनी है तो जब उस रेजिस्टेंस ब्रेक करनी है तो उसकी अच्छी कैंडल होनी चाहिए। अच्छी कैंडल कैसे, जैसे मैं यहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूँ ना, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया तो ये बहुत अच्छी कैंडल है, उसने जो है वो लेवल ब्रेक किया है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी कह सकते हैं, बहुत सी चीजें इसको कह सकते हैं, आगे हम उन चीजों को भी पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, बायर्स का प्रेशर ज्यादा था, सेलर्स का प्रेशर कम था। अब सेलर जो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर ट्रैप हो चुके हैं, जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, जिन्होंने स्टॉप लॉस, उनकी वो फ्लोटिंग के अंदर चली गई, माइनस के अंदर फ्लोट कर रही है ट्रेड, उनको माइनस नजर आ रहा है। अब मार्केट जब एक अपवर्ड मूवमेंट लगाकर थोड़ा सा ब्रेक लगाएगी ना, तो उनका ये होगा कि या अल्लाह ये वापस, और हम जो है ना ब्रेक इवन पे ट्रेड क्लोज का भी ट्रेड की है ना, तो जेन यही होगा कि अगर ये माइनस में चली गई है तो या अल्लाह ये ब्रेक इवन पे आ जाए, मैं 0-0 पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। साइकोलॉजी है ये, ठीक है। इवन के जब मैंने स्टार्ट किया, अगर लॉस हो रहा है तो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो या अल्लाह ये वापस आ जाए एक बार, मैं ब्रेक इवन पे इसको क्लोज कर। अब ये वापस क्यों आती है, जब इंस्टीट्यूट्स बाइंग करते हैं और एक अपवर्ड मूवमेंट आती है तो कुछ मूवमेंट के बाद वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई चीज खरीदी है, यहाँ पर कोई चीज खरीदी है, तो वो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर, प्रॉफिट टेकिंग बाय की ट्रेड्स जब भी प्रॉफिट टेक करती हैं तो सेल प्रेशर क्रिएट होता है। बाइंग हमेशा जब प्रॉफिट टेकिंग होती है तो सेलिंग के अंदर शो होता है, और सेल प्रेशर दोबारा से मार्केट को नीचे लेके आता है। अब जब मार्केट नीचे आती है, इस वाले पॉइंट के सेल की एंट्री ली होती है, वो क्या करते हैं, कहते हैं ब्रेक इवन पे मार्केट आ गई है, दोबारा कहीं लॉस में ना चले जाए, इसको हम क्लोज कर देते हैं। वो जब सेल की ट्रेड क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाइंग प्रेशर दोबारा से क्रिएट होता है। सेल की पोजीशन तभी क्लोज होती है जब बाय वहां पर कोई आके करेगा। इंस्टीट्यूट्स दोबारा से वो वाली जो बाइंग प्रेशर सेलिंग आ रही होती है उसको दोबारा से बाय करते हैं। उनकी एक तो स्केलिंग होती है, स्केलिंग हम भी कर सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। क्या होता है, उन्होंने पहली एंट्री यहाँ से ली, हाफ क्लोज किया, मार्केट दोबारा से फिर यहाँ से नई एक ट्रेड कर ली, पिछली वाली ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर दिया, फिर मार्केट ऊपर पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर फिर हाफ प्रॉफिट टेकिंग हुई है, दोबारा से नई ट्रेड यहाँ पर ली गई है, और इस वाली का स्टॉप लॉस मूव करके जो यहाँ पर रख दिया। इस तरह से एक तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी वो बढ़ाते बुक करते जा रहे हैं, और फिर से स्केलिंग भी करते जा रहे हैं कि नई ट्रेड भी, जिससे उनका प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाई होता जा रहा है। उनकी वही एक डायरेक्शन जो फाइंड कर ली थी, वो डायरेक्शन जो कंटिन्यू रहेगी, और उस एक ही डायरेक्शन के अंदर उन्होंने बंडल ऑफ प्रॉफिट जो होते हैं ना उन्होंने बना लेने होते हैं। ये लॉजिक ऑफ रिवर्सल है, ठीक है, कि रिवर्स क्यों आती है, और रिवर्स होने के बाद दोबारा से मार्केट, ये समझ आ गया आप लोगों को। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज ठीक आ रही है, 1 लिख के रिप्लाई करें। रीटेस्ट भी कह सकते हैं, पुल बैक भी कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, शुरू में यही चीज मैंने आप, ओके। लॉजिक ऑफ प्राइस हॉल्ड्स नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गिव्स मोर पावरफुल मूवमेंट। अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के करीब जाकर रुक गई है, वो ज्यादा पावरफुल मूवमेंट जो वहां पर देगी हमें। की भी मिसाल मैंने जो एक ड्रा की है कि मार्केट यहाँ पर एक बार आई, दूसरी बार आई, और जब तीसरी बार आई है मार्केट वहीं पर रुक गई है, वहीं पर कंसोलिडेट होनी शुरू हो गई बहुत छोटी सी रेंज के अंदर, और उस छोटी सी रेंज के अंदर भी बाय सेल करके लोग प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो छोटी सी मूवमेंट है इसको हम कहते हैं, या तो यहाँ पर ऑर्डर कलेक्ट हो रहे हैं जिसको हम अकोमुलेशन कहते हैं, या ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पर हम हतमी फैसला नहीं कर सकते कि यहाँ पर अब मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देनी है या इसको वापस रिवर्स लेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। फेस होता है, इस तरह के फेस के बाद मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, द स्पीड के साथ मूवमेंट होती है। More time on consolidation, the more the move. If resistance break, then seller will make exit, which will add more pressure. सेम इसकी मिसाल जो है वो यहीं पर बनती है, जो आपको दिखा के हटाऊं, कि मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन करनी जब शुरू की थी तो उसके बाद उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा अपवर्ड हुई है। उसी तरह पीछे भी आप देखोगे कि मार्केट अगर किसी लेवल के ऊपर आकर कंसोलिडेशन करना शुरू कर देती है ना, तो उसके बाद मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट अगर, जैसे ये वाला एक सपोर्ट लेवल था, तो मार्केट यहाँ पर
एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स और डॉजी कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आ रही। मैं यहाँ को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, यहाँ पर आपको ये बहुत छोटी छोटी बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है वो बहुत बड़ी थी। इस तरह जहां जहां पर भी इस तरह का हाल्ट हुआ, यानी कि मार्केट रुकी है, उसके बाद मूवमेंट जो हुई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। या तो नीचे की तरफ स्ट्रांग हुई है, यानी कि बहुत स्पीड के साथ गिर गई है मार्केट, या फिर वो अपवर्ड मूवमेंट जो उसकी बहुत ज्यादा स्टार्ट हुई है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ये चीजें मल्टीपल टाइम जो है ना वो होती रहती है। अब वो सेम उसके बाद जो जो मूवमेंट या तो अपवर्ड होगी, तो वही सेम रूल आगे अप्लाई होगा, लॉजिक ऑफ रिवर्सल, ठीक है। कि मार्केट दोबारा से यहाँ पर जिन्होंने सेल किया होगा वो रिग्रेट करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होगी, मार्केट दोबारा अच्छा 100% उस लेवल को टच करने नहीं आएगी, यहाँ से गैप दे के भी जा सकती है, ठीक है। यानी कि 50-60% तकरीबन रिट्रेसमेंट, जो ज्यादा भी रिट्रेसमेंट हो जाती है, लेकिन 50-60 तक वेट कर इस पॉइंट पर एंटर होना है, वो भी हम सिखाएंगे। अगर आप यहाँ से मिस कर गए हैं तो इसको पकड़ना है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। लॉजिक ऑफ प्राइस हार्ट्स नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। आप लोगों की यस जो है ना बहुत स्लो है। लाजमी नहीं है, क्योंकि वहां पर दो चीजें हो रही हैं, हमें उसका अभी नहीं पता। यहाँ तो वहां पर ऑर्डर कलेक्ट हो रहे हैं कि वहां पर जो फ्लोटिंग सप्लाई उस वक्त आ रही है सेलर्स की तरफ से, वो बाइंग प्रेशर जो है ना उसको अब्जॉर्ब करी जा रहा है। यहाँ पर वहां पर ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और वो जो है ना ट्रैप किया जा रहा है नो वॉइस ट्रेडर्स को, जो बाइंग वहां पर कर रहे हैं। वॉल्यूम बताएगा ये चीजें। अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपने जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वॉल्यूम की जो गेम है ना, वो आप लोगों को इतनी आसानी पैदा करेगी कि आप लोगों को सिर्फ चार्ट को देख कर कौन सी चीज हो रही है, यहाँ पर कौन सी चीज हो रही है, इंशाल्लाह। अच्छा आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स ऑफ प्राइस हार्ट्स नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गिव्स पावरफुल मूवमेंट। अच्छा यहाँ पर जो है इस चीज के अंदर इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, या आप कह सकते हैं कि आप लोगों ने डिफाइन करना है कि कौन से इस तरह का कंसोलिडेशन वाला एरिया हम रह सकता है, कौन सा वाला कम रह सकता है। उसकी भी एक मिसाल मैंने जो यहाँ पर रेडी की हुई है। ये वाला सिनेरियो अगर होता है जो कि हमने पीछे, इसके बाद जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि वो रेजिस्टेंस से नीचे वाली साइड पर है, जहां पर सेलर्स को कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि वो नीचे वाली साइड से उसको ऊपर की तरफ टेस्ट कर रही है। वहां पर सेलर्स की जो साइकोलॉजिकली एक थिंकिंग है वो ये है कि नीचे वाली साइड से ये वाला जोन टेस्ट हो रहा है या ये लेवल टेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। इसलिए जो इसको हम बोला जाता है कि ये वाली मूवमेंट जो होगी या तो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा होगी या ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा होगी। अब वीक मूव ये वाली कहलाती है जो कि लेवल के ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है ना वो कैंडल्स बन रही है, यानी कि यहाँ पर कैंडल बनी है सेल की, इसी तरह यहाँ पर बाय की कैंडल बनती है। बिल्कुल कंफ्यूजन होगा कि इस तरह से कैंडल्स रेजिस्टेंस लेवल को कभी ब्रेक कर रही है, दूसरी कैंडल में नहीं ब्रेक कर रही, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। जो वो वाली जो मूवमेंट होगी उसके अंदर सेलर्स और बायर्स दोनों ही जो है कंफ्यूज होंगे, या दोनों ही अपना नुकसान कर रहे होंगे, कि यानी कि बायर्स यहाँ पे बाय करते हैं तो मार्केट नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट कर देती है, सेलर्स यहाँ से जो सेल करते हैं मार्केट दोबारा ऊपर जाकर उनको स्टॉप लॉस हिट, यानी कि वहां पर ट्रेड क्लोज हो रही है, उनके अंदर कोई भी ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, ऐसा जो भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या कमुलेशन है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, वन साइडेड मूव जो इतनी ज्यादा नहीं वहां पर हमें मिलेगी, इसलिए जो है वहां पर प्रोबेबिलिटी कम होगी। मोर टाइम ऑन कंसोलिडेशन बिलो द रेजिस्टेंस द मोर द मूव, इफ रेजिस्टेंस ब्रेक देन सेलर विल ट्राई टू मेक एग्जिट विच विल एड मोर प्रेशर, और इसका ही 100% ऑपोजिट होगा। अगर मार्केट उसको ब्रेक अपवर्ड और नीचे की तरफ आती है तो डेफिनेटली जब प्रॉफिट टेकिंग होगी सेलर की तो वो बाइंग शो होगी, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से ऊपर आएगी। अब जो बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए थे, जिन्होंने स्टॉप लॉस की कोशिश करेंगे इस जगह के ऊपर, जैसे ही वो बाय की ट्रेड क्लोज करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा सेल प्रेशर के ऊपर, और फ्रेश सेलर्स जिन्होंने ये वाला मौका मिस कर दिया होगा उन्होंने नई ट्रेड्स ओपन करनी यहाँ के ऊपर, तो इसलिए ये वाली जो मूवमेंट होगी वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ फिर शुरू हो जाएगी, इसलिए मार्केट जो है डायरेक्शन स्पीड के साथ नीचे की तरफ पकड़ेगी। इफ कंसोलिडेशन ऑन द रेजिस्टेंस लेवल द मूव में नॉट गिव पावरफुल ब्रेकआउट, ये वाली कंडीशन है। ये चीजें आप जब लिख के अपने सामने रखेंगे और बार बार रीड कर रहे होंगे ना तो 3-6 महीने बाद हिफ्ज हो जाएंगी। जब आप ट्रेड करने लगेंगे ना तो आपको वो रीड आप कंफर्म हो जाए कि आप गलत डिसीजन नहीं ले रहे। मैंने पायलट वाली मिसाल दी थी आपको,
वो आपने बोलनी नहीं है। अगर वो 20 साल का एक्सपीरियंस रखने के बावजूद भी चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं और साथ में उनका को पायलट है कि जो उनको री-वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम साल 2 साल भी अगर लगा के और चेकलिस्ट को इग्नोर करते हैं, हम बेवकूफ़ हैं फिर। और ये होता है, मैंने जब जब भी अपनी चेकलिस्ट को इग्नोर किया है, मैंने बहुत बड़े बड़े नुकसान किए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आगे अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने फेस किया है, जो मैंने लॉसेस किए हैं, वो आप लॉसेस नहीं करो, ठीक है। मिस्टेक्स मेड मैन परफेक्ट, ठीक है ना, वो वाली सीन है कि आप जो है वो हो जाओगे। और सेम इसी तरह का एक कोट है, सक्सेसफुल पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, कि जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, कामयाबी उनको हासिल होती है। बट ग्रेट पीपल लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस, जो अजीम लोग होते हैं वो अपनी कामयाबियों से सीखते हैं। जब आप अपनी गलतियों को ठीक कर चुके होंगे ना, तो फिर आपने वो चीजें रिपीट करनी है जिनसे आपको फायदा होता है। यानी कि एक ट्रेड से प्रॉफिट हो गया, दूसरी से प्रॉफिट हो गया, तीसरी से प्रॉफिट हो गया, आपने फिर ये कोशिश करनी है कि वो उन 3 ट्रेड्स में कौन सी ऐसी चीजें कॉमन थी कि जिनकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ है, उनको रिपीटेशन पे लगा दो, बार बार रिपीट करना शुरू कर दो, चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी, प्रॉफिट की जर्नी आपके लिए बनती चली जाएगी। कंसोलिडेशन वो फेस होता है कि जिसके अंदर मार्केट एक छोटे 2 पॉइंट्स, जिसको हम रेंज कह सकते हैं, कि मार्केट ने एक टेम्पररी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिए बहुत माइनर लेवल के ऊपर। मूवमेंट जो है कुछ इस तरह से थी और फिर जो उसकी मूवमेंट ऐसी हुई, इसको हम साइडवेज भी कह सकते हैं कि मार्केट जो है साइडवेज चली गई है। ये वाला जो फेस होगा इसको हम कंसोलिडेशन फेस कहते हैं, कि मार्केट जो है यहाँ पर अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा है कि जाना। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देती है तो इसको हम बोलेंगे कि ये वाला जो फेस था वो डिस्ट्रीब्यूशन का फेस था, वो आफ्टर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होनी है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हम बोलेंगे कि ये वाला फेज जो था ये अकोमुलेशन का फेज था, कि यहाँ से दोबारा अकोमुलेशन हुई है, फिर दोबारा से जो है मार्केट ऊपर चली जाती है। रैली बेस रैली कह सकते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट है, बहुत से नाम आप दे सकते हैं। हमने इसको टू द पॉइंट रखा है ताकि आप लोगों को बहुत सीधी चीजें उतना पड़े, जो जरूरी है इंप्लीमेंट होती है बस उसको ही आप यूज करें, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रेंड लाइंस। हमने अभी तक जो 3 तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ ली है। एक हमने जो है वो स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, फिर हमने राउंड नंबर्स पढ़े हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, और एक हमने मूविंग एवरेज वाली पढ़ ली है। ये अब आगे बारी ट्रेंड लाइंस की, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो है वो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 पॉइंट्स, इधर लोज और हाइज। अगर लोज होंगे तो वो एज अ सपोर्ट होंगे, जैसा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, 2 बार रिजेक्ट होके ये कंफर्म सपोर्ट है, थर्ड टाइम हो गई। अब यही वाली जो चीज होगी, ये थर्ड टाइम के बाद आपने इसको ट्रेडेबल होगी। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 2 के बाद ट्रेडेबल होती है, ये तीसरी के बाद ट्रेडेबल होगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स इधर लॉस, अगर लॉस बन रहे होंगे तो वो एज अ स्पॉट होगा अगर आपने लॉस को मार्क किया होगा, और हाइज, अगर आपने हाइज को मार्क किया होगा तो वो क्या होंगे, आपकी रेजिस्टेंस होंगे, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या वो स्पॉट ट्रेंड लाइन हो। वी नीडेड टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन एंड थर्ड पॉइंट टू मेक इट अ वैलिड ट्रेंड लाइन। जो थर्ड पॉइंट होगा वो उस ट्रेंड लाइन को वैलिड करेगा कि हाँ ये वैलिड ट्रेंड लाइन है और इसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। 2 पॉइंट से आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, लग जाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट होगा वो आपकी वैलिड ट्रेंड लाइन होगी जिसके बाद हम आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। सम ट्रेडर्स कनेक्ट विक्स ऑफ द कैंडल एंड सम कनेक्ट्स बॉडी ऑफ द कैंडल। इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली वही चीज है कि कुछ जो है अब यहाँ पर बन रही है कैंडल और उसके नीचे विक्स है, कुछ जो है वो बॉडी को कनेक्ट कर रहे होंगे और कुछ जो है उन विक्स को कर रहे हैं, दोनों ठीक है ना। कि प्राइस एक्शन जो है वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। आप कैंडल को मार्क कर लो, आप विक्स को मार्क कर लो, दोनों बेहतर है, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर रिकमेंडेड जो चीज है वो है विक्स, कि आपने विक्स को मार्क करना है, ज्यादा बेहतर रह जाएगा, ठीक है। विक्स को ही करना है आपने, फिर भी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने वो ढूंढी हुई है, वो भी मिसालें मिलती हैं मार्केट के अंदर, मल्टीपल टाइम मिलती हैं, ठीक है। इट कैन बी सब्जेक्टिव, सो नीड नॉट टू बी डिपेंड अपॉन। वही चीज है कि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसको हम दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। अच्छा पहले जो है वो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हो जाए ना। अब ये 1 आवर की ट्रेंड लाइन मैंने लिखी है, लगाई है यहाँ पर। ये कहाँ से लगाई है मैंने, यहाँ पर जब आप जाओगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो टॉप लेफ्ट पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ठीक है, और उसको मैंने लगाया था इस तरह से, इस इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, तीसरा भी साथ मिला है, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन ठीक है, इसको हम उठा के अगर नीचे कर देते हैं
ये मैं बॉडी पे ले आया, ये बॉडी खुद ब खुद लगी, यहाँ पे भी ये ठीक है। इसको अगर मजीद इस तरह कर लें तो भी ठीक है, तीनों में ठीक है ये, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा जूम में भी ड्रा कर सकते हैं अगर ड्रा करना चाहें, कि इस तरह से आप जो है वो बॉडी टू बॉडी मार्क कर लो और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लो तो भी ठीक है। दोनों तरीकों से आपकी जो है वो ट्रेंड लाइन एक्यूरेट होगी, गलत नहीं होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, आप उसको भी ले सकते हैं तो भी आपकी वो ट्रेंड लाइन ठीक होगी। यहाँ से मैं उसको भी लगा देता हूँ, यहाँ से इसको भी लगा सकते हैं, इसका भी वही सिमिलर एंगल। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन कौन सी ट्रेंड लाइंस होंगी जिनको हमने रिलाय करना है या जिनको ट्रेडेबल समझना है। अ ट्रेंड लाइन दैट हैज बीन tested more times in much more significant than the one that has been tested lesser times। कि जो ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा बार टेस्ट हुई हुई है उसको आपने ट्रेड करने की कोशिश करनी है, बजाय उसके कि जो कम बार टेस्ट हुई है। अ ट्रेंड लाइन दैट हैज बीन टेस्टेड मोर टाइम्स इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन द वन दैट हैज बीन टेस्टेड लेसर टाइम्स। अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल होना चाहिए था, इससे मुझे यही हुए हैं कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मामले में बोला था कि जितनी ज्यादा बार वो एक एरिया टेस्ट हो रहा होगा वो वीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वो वाला एरिया जो ज्यादा बार टेस्ट होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। सोए हुए हैं आप लोग? हाँ जी, माइंड में था, चलें 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 ठीक है। माइंड में जो चीज़ होती है ना वो लिख लिया करें। वैसे भी ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो रोड मैप एक बना होता है ना माइंड के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं हो रहा है वहाँ पे, वहाँ पर मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमने उसको बाय करना है या वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल करना है, या वो एरिया वीक हो रहा है या वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है कि जिसकी वजह से हम उसको वीक कहें या स्ट्रॉन्ग कहेंगे। यहाँ पर लिखा है इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन द वन दैट हैज बीन टेस्टेड लेसर टाइम्स, ठीक है। उसकी मैं मिसाल आपको समझाता हूँ। अब ये वाला एरिया है, मैं इसको जो है वो यहाँ देता हूँ, एक ही रहने देते हैं। होप के सभी को जो है वो नजर आ रहा होगा। वो लास्ट वाले आप ग्लासेस उतार देंगे तो बहुत अच्छा नजर आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लगाई और यहाँ पर जो है उसने सेकंड टेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट जो है यहाँ यहाँ से रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ से भी उसने रिजेक्ट दिया, फिर उसके बाद मार्केट की मूवमेंट जो है बहुत ऊपर की तरफ हुई है। अब मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट किया है तो हम इसको बोलेंगे कि ये अच्छी ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लगाई है तो हमने इसको सेल ही करना है, इसको हम बाय भी कर सकते हैं ब्रेक होने के बाद। जितनी ज्यादा वो टेस्ट हुई होगी उसके ब्रेक होने के बाद भी मूवमेंट उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, जिस तरह यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि ब्रेक होने के बाद उसकी मूवमेंट उतनी ही ज्यादा है जितनी बार वो टेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। और प्रीवियसली भी जब जब उसने सेल का सिग्नल दिया है, सेल के सिग्नल के अंदर भी आपको नजर आ रही होंगी कि विक्स लग रही हैं, फिर मार्केट टेस्ट कर रही है इसको। पीछे भी डोजी कैंडल्स बनी है, फिर मार्केट नीचे गिरी है। आगे हम पढ़ेंगे जब कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, तो आप लोगों को ये कैंडल्स पढ़ाऊंगा जिसके अंदर आपको होती है एंट्री कैसे लेनी होती है, ठीक है। उस स्टेटमेंट का मतलब ये वाला था कि उस ट्रेंड लाइन को आपने ज्यादा अहमियत देनी है, क्योंकि अगर वो ब्रेक होती है तो भी बड़ी अच्छी मूव आएगी, अगर वो ब्रेक नहीं होती तो हमारी सेल की एंट्री तो कंफर्म चलती ही आ रही है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बेरिश है। और वो वाली ट्रेंड लाइन एक फर्स्ट इंडिकेशन होगी कि हाँ यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अच्छा, वो मैंने मैग्नेट वाली मिसाल दी थी आपको कि ये वाले लेवल्स होते हैं वो एज अ मैग्नेट एक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखो जितनी स्पीड के साथ मार्केट ऊपर गई थी उतनी ही स्पीड के साथ दोबारा मार्केट उसी लेवल के करीब आई है। डाउनवर्ड मूवमेंट भी उतनी है, सेम नहीं है, 100% सेम नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सिमिलर टू बैकग्राउंड है। यहाँ से अगर आप एक लाइन लगाकर इसका ये वाला बैकग्राउंड का एरिया देखो और फिर इसका ये वाला फोरग्राउंड देखो तो ये सिमिलर नजर आएगा आपको, ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। और उसी लेवल को दोबारा से इसने टेस्ट किया और फिर इसने अपवर्ड डायरेक्शन जो है शुरू कर ली है। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये एज अ मैग्नेट भी एक्ट करते हैं कि उन्होंने अगर मार्केट वहां से गई है तो मार्केट दोबारा से ऊपर भी आएगी, उस लेवल को टेस्ट करने भी आएगी। अब वो जो लॉ ऑफ रिवर्सल हमने पढ़ा है उसके अंदर सेम रूल यही है। यहाँ से बाइंग प्रेशर आया है और मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है ये हमें अपर वीक इसकी बनी हुई है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हुई है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में गई है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर शार्प मूव आई है। शार्प मूव आने के बाद दोबारा से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है और मार्केट दोबारा से ऊपर गई है। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो कोई स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट ने दोबारा से यहाँ पर जो है वो नीचे आई है।
अब यहाँ पर जब आई है तो दोबारा से जिन लोगों की यहाँ पर ट्रेड्स बच गई थी या जो मोबाइल फोन साइलेंट पे लगा लें, तो वो सेलर जो फंस गए थे यहाँ पर वो क्या करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। प्रॉफिट टेकिंग हमें जो है वो वहां पर एज अ बाइंग प्रेशर नजर आएगा, और बाइंग प्रेशर से क्या होगा, मार्केट दोबारा से अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगी, और यहाँ पर दोबारा से स्मार्ट मनी ने बाइंग शुरू करनी है, तो दोबारा से जो है मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन शुरू कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड लाइन कौन सी है जिसके ऊपर हमने रिलाई करना है, ट्रेंड लाइंस विच स्लोप्स अप्रोक्स 45 डिग्री, एंगल जो है वो तकरीबन 45 डिग्री हो। 45 डिग्री क्या होता है, ये आपका चार्ट है, बिल्कुल सेंटर से इक्वली डिवाइड करती हुई। अब अप्रोक्स लिखा हुआ है, इसका सकता है इस तरह से भी हो सकता है, सॉरी इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री ना, जैसे यहाँ पर है ये 90 डिग्री चला, ये वाला जो गया ये भी 90 डिग्री गया है, इसको हम नहीं लेके चलेंगे, ये अप्रोक्स 90 डिग्री बन रहा है। समझ गए मेरी बात को। उसके बाद ट्रेंड लाइंस टू विच प्राइस रिस्पेक्ट एंड डज नॉट मूव आउट ऑफ इट एनीवेयर इन बिटवीन, वो वाली ट्रेंड लाइंस कि जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है लेकिन बाहर नहीं गई, मार्केट उसके अंदर ही है। अगर आपने विक्स लगाई होगी तो मार्केट बिल्कुल विक्स ही लगा रही होगी और उसके बाहर नहीं जाके क्लोजिंग देगी, अंदर ही क्लोजिंग देगी। अगर मार्केट उसने बाहर जाके क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग देने के बाद फिर मार्केट, तो वो वीक ट्रेंड लाइन हो गई। यहाँ पर एक शायद है ट्रेंड लाइन, मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन के पेयर के अंदर। अब यहाँ पर मैंने जो है वो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर भी वो सेम पैटर्न नहीं, लेकिन जो कैंडल्स है ना वो इस तरह से जब बनेगी ना ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर, इसी टाइम वो फॉरन एग्जाम्पल नहीं मिलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए जब आप लाइव रियल मार्केट में इस तरह की कैंडल्स की क्लोजिंग अगर ट्रेंड लाइन स्पॉट वाले एरिया पर रेजिस्टेंस लेवल पर हो रही है ना, तो वो वाली ट्रेंड लाइन को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, वहां पर या तो वो कंटिन्यूएशन खत्म हो रही है या वहां पर पैटर्न चेंज, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, या वहां पर जो है ना वो मार्केट हो सकता है कंसोलिडेशन में चली जाए। ठीक है ना, तो उसको आपने बियर या बुलिश कहीं भी नहीं देखना, वेट करना है मार्केट दोबारा से जो है वो क्लियर डायरेक्शन हमें दे। ठीक है ना, सेम आप यहाँ पर भी देखोगे कि मार्केट जब इस तरह का बिहेव शुरू करती है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत जो है ना वो कंसोलिडेशन करेगी या ट्रेंड अपना चेंज करके जो है ना मार्केट दूसरे ट्रेंड में, देखो बेरिश ट्रेंड में आ रही है, उसके बाद यहाँ से उसने इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करते हुए उसका वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल स्पॉट लेवल जब भी ब्रेक होता है तो वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट से होता है, तो यहाँ पर हम इसको किसी भी तरीके से ट्रेडेबल नहीं कह सकते। ठीक है ना, बाय साइड पे ट्रेडेबल कह सकते हैं ना सेल साइड। उसने इसको ब्रेक किया, यानी कि वो कहते हैं ना कि बड़े कमजोर तरीके से इसको ब्रेक किया है, कि जिससे हमें जो है ना कंफर्म नहीं हो पा रहा कि हमने कहाँ पे काम करना है। फिर दोबारा मार्केट यहाँ पे आई है और यहाँ से जो है वो ऊपर जाना शुरू हुई है। वायोलेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, कौन सी चीजें हैं जो ट्रेंड लाइन को वायोलेट कर देती हैं। इफ ट्रेंड लाइन इज नॉट वायोलेटेड इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन बाइंग एंड सेलिंग एरियाज। अगर वो वायोलेट नहीं हुई, जो कि आगे बताने वाला हूं, तो उसको हम एज इट इज बाय और सेल की तरफ ही डायरेक्शन लेंगे। अगर वो नीचे की तरफ मार्केट आ रही है और आपने ऊपर वाले साइड पे ट्रेंड लाइन लगाई है, तो वो वाला एरिया हमेशा जब भी मार्केट उसके करीब जाएगी विद अदर कंफर्मेशन आप उसको सेल करोगे। वो आपका एक पीओआई पॉइंट चलता आ रहा है कि यार ये वाले ट्रेंड लाइन के सहारे जो है हमने इसको बाइंग सेलिंग की तरफ देखना है। इसी तरह अगर मार्केट, तो आपने उसी एरिया को जो है वो एज अ बाय एरिया जो समझकर बाय करने के लिए जो है ना कंफर्मेशन वहां पर लेनी है। द वायोलेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन सिग्नल्स अ ट्रेंड चेंज, अगर वो ट्रेंड लाइन इस तरह से अगर मार्केट आ रही है और आपने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ये वाली, अगर उसको ब्रेक करती है तो वो एक सिग्नल है ट्रेंड चेंज होने का, कि मार्केट जो है वो यहाँ से सॉरी इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन लगाई थी, वो उसको ब्रेक कर देती है, तो वो एक सिग्नल है कि वहां पर जो ट्रेंड चेंज होने वाला, बुलिश से बेरिश हो जाएगा। इट इज बेस्ट, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। एक बार ब्रेक होने से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो बस अब चला गया बेरिश में, नहीं। स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन हमने साथ में जरूर ऐड करनी है। स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने उससे हम कंफर्म करेंगे कि हाँ वाकई है, लेकिन स्ट्रक्चर के बगैर आपकी आईसाइट इजी वे में टाइम बचाने के लिए स्ट्रक्चर को आप करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नजर आएगी तो आपको फर्स्ट इंडिकेशन मिल जाए पर ट्रेंड चेंज होने की। इट इज बेस्ट टू इग्नोर द माइनर ब्रीच especially if subsequent market action proves that the original trend line is still valid। अब वहां पर अगर कोई एक आधी कैंडल क्लोज हुई है इस तरह से, मार्केट का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है बेरिश, लेकिन इस तरह की मूव होती है दोबारा से मार्केट इस तरह शुरू कर देती है, इस तरह की कैंडल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह की मार्केट की छोटी मूव्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। इससे हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। हाँ, ट्रेंड चेंज होने के लिए सब्सिक्वेंट
या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मूव होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मूव होनी चाहिए, ये ट्रेंड चेंज होने की तरफ जा रहा है। कि इतना लॉन्गर टर्म अगर ट्रेंड चलता आ रहा है तो उसके लिए मूवमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसको ट्रेंड शिफ्ट कर बहुत ज्यादा हैवी बाइंग चाहिए, बहुत ज्यादा बाइंग का प्रेशर चाहिए, फिर ही मार्केट ऊपर जाएगी। और वो सारी चीजें वॉल्यूम के अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई आपको नजर आएंगी जब हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ चुकी होगी और आप लोग भी हैरान होंगे कि इतनी लंबी वीडियो बना दी, एक तो पूरा कोर्स ही डिज़ाइन कर दिया मैंने ताकि आप लोग समझ जाएं, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोगों को ट्रेन करना है कम्प्लीटली कि आप भी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम कर सकें और इस फील्ड के अंदर अपना कैरियर बना सकें। अगर आपने ये कंप्लीट कोर्स देखना है तो यहाँ प्ले लिस्ट का एक बटन आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करें और कंप्लीट प्ले लिस्ट को देखना शुरू करें ताकि आप इसको एक तरतीब से देखते हुए हर एक बुनियादी चीज़ें जो शुरू में समझाई हैं वो भी समझ सकें और एंड तक जो है वो सीख लें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।